हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्यूशन जेपीएससी एंड नेट में आपका स्वागत है। जेपीएससी मेंस के लिए जो स्पर्धा प्रकाशन की जो बुक आती है उसके हिस्ट्री सेक्शन से आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये बुक हिंदी में है। अगर कुछ इंग्लिश का मटेरियल अवेलेबल होता है तो मैं इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करूँगी। चलिए, लेकिन तब तक हिंदी से पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, उत्पत्ति, पूर्वावशेष, विस्तार, कर्तव्य एवं मुख्य विशेषताएं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन। सैंधव सभ्यता को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का गौरवशाली अध्याय माना जाता है। इसके बावजूद इस सभ्यता के उद्भव और विकास के संबंध में इतिहासकारों के मध्य भारी मतभेद है। अभी तक की पुरातात्विक खुदाइयों से इस प्रश्न पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर जॉन मर्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड एंड सर जॉन मर्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। That means origin of Indus Valley civilization can be traced back to Sumerian civilization of the Mesopotamia. इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता सैंधव सभ्यता से प्राचीनतर थी। मीन्स सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी थी। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती है जो इस प्रकार है। दोनों नगरीय अर्बन सभ्यताएं थी। बोथ आर अर्बन सिविलाइजेशंस। दोनों के निवासी तांबे और कांसे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। मतलब पाषाण मीन्स स्टोन के लघु उपकरण प्रयोग करते थे। मतलब छोटे छोटे जो भी टूल्स होते हैं, स्मॉल टूल्स, उनका प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची व पक्की ईंटों के बने हुए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब पॉटरी जो थी उनकी व्हील पर बनती थी। दोनों को लिपि का ज्ञान था। उपयुक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश या कॉलोनी बताया है, परंतु गहराई से विचार करने पर यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट के नाम होंगे उनको हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में इन बाह्य समानताओं के बावजूद कुछ मौलिक विषमताएं भी हैं। मौलिक विषमताएं मीन्स फंडामेंटल डिफरेंसेस, जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सैंधव सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित थी। मीन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी मैनेजमेंट था उनका वो ज़्यादा ही मतलब कि व्यवस्थित ढंग से था। दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ, मुहरें आदि प्रकार में काफ़ी भिन्न था। यही सही है कि दोनों ही सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन था, परंतु दोनों ही लिपियाँ परस्पर भिन्न हैं। जहाँ सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सैंधव लिपि में 400 अक्षर मिलते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना समीचीन नहीं होगा। अतः
हम सैंधव सभ्यता को सुमेरियन उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। कुछ विद्वान वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। पहला हमारा मत हो गया कि ये सुमेरियन सिविलाइजेशन का ही एक उपनिवेश या कॉलोनी है और उससे ही डेवलप हुआ है। सेकेंड हमारा हो जाएगा दूसरा कि कुछ विद्वान इसे वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं कि वैदिक पीपल ने ही इसे डेवलप किया था। परंतु अब निश्चित रूप से मान लिया गया है कि आर्य सैंधव सभ्यता के निर्माता नहीं थे। दोनों ही सभ्यताओं की रीति रिवाजों तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परंपराओं में पर्याप्त विभिन्नताएं दिखाई देती है। सैंधव तथा वैदिक सभ्यताओं के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर में कौन सा क्या क्या डिफरेंस है। मेन वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय एवं व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पहला ऐसा सिविलाइजेशन था जो नगरीय था, और वैदिक कल्चर जो था वो एग्रीकल्चरल बेस्ड था। आर्यों के मकान घास फूस और बांस के सहायता से बनते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। आर्यों के मकान घास सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण और कांसे के उपकरण का प्रयोग करते थे और लौह से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों का लौह का ज्ञान था। आप ये बताइए कि वैदिक कल्चर में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं के उपासक थे। वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। परंतु सैंधव के लोग मुख्य रूप से मातृदेवी शिव तथा लिंग की पूजा करते थे तथा लिंग पूजा के समर्थक थे। आर्यों का प्रिय पशु अश्व था, जिसकी सहायता से युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, किंतु सैंधव लोग अश्व से परिचित नहीं थे। सैंधव लोग व्याघ्र और हाथी से परिचित थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर इन पशुओं का अंकन हुआ है। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को इनका ज्ञान नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि आर्य लोग, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, हॉर्स, ये लोग आर्य जो थे वो हॉर्स से परिचित थे, और जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो लोग हॉर्स से मतलब फैमिलियर नहीं थे। आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी। इससे अघन्या कहा गया है। इसके विपरीत सैंधव लोग वृषभ को पवित्र और एवं पूज्य मानते थे। वृषभ मीन्स बैल होता है। सैंधव निवासियों के पास अपनी एक लिपि थी, जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं थे। उनकी शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। मौखिक मीन्स वर्बल थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी। कुछ विद्वानों की धारणा है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषी थे। मतलब इंडस वैली के लोग जो थे वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते थे। सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन दासइयों का उल्लेख हुआ है वे द्रविड़ भाषी थे। उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष कुछ वजनदार प्रतीत होता है, परंतु इसे पूर्णतः निश्चित नहीं किया जा सकता। अब हमारा तीसरा मत है सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा, जो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे
मनी भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया जाता है कि ऋग्वेद में जिन दास दासियों का उल्लेख हुआ है वह द्रविड़ भाषी थे और उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष अच्छा ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में जितने भी स्लेव थे वो लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे और वही लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। स्टुअर्ट, पिगट, अल्विन आदि पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिणी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में इसके पूर्व विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों यथा मुंडीगाक, मोरासी, घुंडई, जाब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोटिजी, कालाबंगा आदि से हुई है। यहाँ पे स्टुअर्ट, पिगट और अल्विन का कहना है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान ये सब क्षेत्र में होने के पहले जो चालकोलिथिक कल्चर था हमारा, जैसे कि मुंडीगाक, मोरासी, जाब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोटिजी आदि क्षेत्र में भी उससे पहले ही वहाँ पर मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे फिर इधर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब क्षेत्र में फैल गया। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि, कर्म तथा पशुपालन करते थे। और विविध अलंकारों वाले मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। खुदाई से पशु एवं नारी मूर्तियां भी मिली हैं। अनुमान किया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देवी की पूजा तथा लिंगोपासना भी करते थे। मतलब कि बलूचिस्तान के लोग मीन्स हड़प्पा सभ्यता के लोग, इसके पहले हमने पढ़ा ही है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मतलब कि लिंग और शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, जबकि वैदिक आर्य के लोग थे वो इंद्र, वरुण और आदि देवताओं को पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। उल्लेखनीय है कि इन संस्कृतियों के पात्रों पर प्राप्त कुछ चित्रकारियाँ जैसे पीपल की पत्ती, हिरण, त्रिभुज आदि सैंधव पात्रों पर भी प्राप्त होता है। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र के पूर्ववर्ती संस्कृतियों से हुआ, किंतु यह निष्कर्ष भी अंतिम नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रामीण संस्कृतियों में लिपि और मुहरों का प्रचलन और यहाँ पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। कहने का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि पीपल की पत्ती, हिरण और त्रिभुज आदि की चित्रकारियाँ, लेकिन जैसे कि पक्की ईंटें नहीं मिलना, लिपि और मुहरों का प्रचलन होना, ये सब आगे के कल्चर से नहीं मिलता है। पुरावशेष, एंटीक्विटी, हड़प्पा, अनाज कूटने वाला वृत्ताकार चबूतरा। अच्छा, मतलब कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं अनाज कूटने वाला वृत्ताकार चबूतरा, अन्नागार जिसे ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं, लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, नटराज की मूर्ति जो कि पत्थर की बनी हुई है, तांबा की इक्का गाड़ी, सांप को पकड़े हुए गरुड़ पक्षी का एक मुद्रा पर अंकन, एक मुद्रा पर खरगोश, तांबा का स्केल, कब्रिस्तान, 37 मातृ देवी की मूर्तियाँ, श्रमिक आवास एवं प्रसाधन। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिली है? हल का निशान, पूर्व पश्चिम में लिटाया गया शव, अग्निकुंड, व्याघ्र अंकित मुद्रा, उस्तरा, मिट्टी का स्केल, दोहरे रोपण का प्रमाण। ये सब जो हमारी चीज़ें हैं ना, वो जो क्वेश्चन आने वाला है 10 क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल में, इन सब में से एक क्वेश्चन हो सकता है।
इसके लिए हमें 5-6 बार अगर हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ तो हमें याद हो जाती है। लोथल, लोथीवाड़ा से गोदीवाड़ा, रंगाई कुंड, सूती वस्त्र, चावल, हाथी दांत, अग्निकुंड, मिट्टी की गाय की आकृति, गोरिल्ला का अंकन वाला मुहर, फारस की मोहरें, कांसा की सुई, वर्मा चक्की, नाव के आकार के मुहरें, हाथी दांत का स्केल, युगल समाधान, पूर्व की ओर सिर किए, शव, सती प्रथा का साक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सती प्रथा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें लोथल से मिले हैं। पंचतंत्र की कथा आधारित चित्रित मृदभांड, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट था हमारा अग्निकुंड व्याघ्र अंकित मुद्रा, कालीबंगा। ये तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अग्निकुंड से रिलेटेड जो हमारी जो कॉइन्स हैं वो किस काल में मिली है, तो हड़प्पा काल में मिली है या वैदिक काल में मिली है। जहाँ अग्निकुंड है तो इससे हम लोग वैदिक पीरियड से हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अग्निकुंड व्याघ्र अंकित मुद्रा हमें कालीबंगा से मिली है, जो कि एक हड़प्पन साइट है। चहुंद्रो में वक्राकार ईंटें, काजल, कंघा, लिपस्टिक, खिलौना बनाने का कारखाना, तांबे की गाड़ी, घड़ियाल के अंकन वाला मुद्रा, बनवली, जौ, मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के निशान, मोहनजोदड़ो, स्नानागार इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बाथ, महाविद्यालय, प्रार्थना घर, पुरोहित निवास, अन्नागार, सभागार, बेल्ट, गिलहरी, कांस्य नर्तकी, पशुपति, चांदी की अंगूठी, रोजदी। यहाँ से लाल मृदभांड और शतरंज मिले हैं। ये हमारा शतरंज इम्पोर्टेंट है कि शतरंज के कहाँ से मिला है, तो रोजदी से मिला है। रंगपुर, ये क्वेश्चन एक और आ सकता है कि हड़प्पा से किस खेल के साक्ष्य मिले हैं, जैसे हो जाएगा पोलो, शतरंज, चौसर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शतरंज। रंगपुर, चावल, बाजरा, ज्वार, कोड दीजिए से। पत्थर की चक्की, तीर, कांसे की चूड़ी, रोपड़, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण। आप कमेंट कीजिए कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है, सिर्फ हड़प्पन पीरियड से नहीं और भी पहले। धौलावीरा, 3 खंडों के में नगर का विभाजन, अभिलेख वाला शिलापट्टी। विस्तार, हड़प्पन साइट का एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था, ये अब हम लोग देखेंगे। भारतीय संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब कि आद्य ऐतिहासिक मतलब है प्रोटो हिस्ट्री। यस, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वैसा पीरियड है जहाँ से कि हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री मीन्स प्राक इतिहास और आद्य इतिहास मीन्स प्रोटो हिस्ट्री ऐसा चीज़ है, मतलब ऐसा पीरियड है जहाँ से हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया है, तो इसलिए उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। इसलिए यहाँ पे है आद्य ऐतिहासिक सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट भाग के बड़े क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब कि फैला हुआ है। इस सभ्यता के केंद्र की प्रारंभिक खुदाई के समय ऐसा विश्वास किया गया था, मतलब कि जब इसकी खुदाई सबसे शुरू में हो रही थी तो ऐसा माना गया था कि यह सभ्यता सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र तक सीमित होगी, परंतु कालांतर में इस सभ्यता के अनेक केंद्र की खुदाई से स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी,
जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर तथा नवीन खोजों से इस क्षेत्र की वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सभ्यता के विस्तार का विवरण निम्नवत है। अब आप एक बात बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे सटीक नाम क्या है, क्योंकि इस बुक में हमें शुरू से पढ़ाया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन इस सभ्यता का यह सही नाम नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख ही लिया कि सबसे शुरू में इन्हें लगा था कि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया था। लेकिन आज के समय में इसका सही नाम, सबसे सटीक और सही नाम क्या है, इसको बताइए। सैंधव सभ्यता के बहुत सारे केंद्र के प्रकाश में आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न यूपी तक था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तथा पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सूतकांगेंदोर, मरकान तक विस्तृत है। ये हमारी चौहद्दी हो गई। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर राज्य है ऑब्वियसली, तो यहाँ के मांडर जगह तक है। दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण महाराष्ट्र कहाँ है, साउथ में है, साउथ में दैमाबाद तथा ईस्ट हमारा जाता है मतलब कि यूपी तक, यूपी का वेस्टर्न पार्ट तक, वेस्टर्न पार्ट में आलमगीरपुर हो गया तथा पश्चिम में गुजरात है, गुजरात के मकरान तट पर जहाँ जगह का नाम है सूतकांगेंदोर। पाकिस्तान में स्थित केंद्र, इससे हमारा क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है इसका। पाकिस्तान में स्थित केंद्र, सैंधव सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में क्रमशः पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा हमारा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में है। पंजाब प्रांत में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर है। ये सब नाम की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये एक जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है। डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर आदि केंद्र स्थित है। इसी तरह सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त जहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी जैसे केंद्र पाए गए हैं। इन केंद्रों के अतिरिक्त दक्षिणी बलूचिस्तान में सूतकांगेंदोर, सोतकाकोह तथा बालाकोट जैसे अन्य केंद्र भी पाकिस्तान में हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सूतकांगेंदोर हमारा इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत में स्थित केंद्र, भारत में सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक केंद्र गुजरात प्रांत में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो गुजरात में पाया गया है। गुजरात में इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, सुरकोटदा। राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। जम्मू में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और भगतराव आदि भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इस प्रकार सैंधव सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर चौड़े तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण हमारा 1100 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट हमारा 1600 किलोमीटर। कालक्रम, यद्यपि दूर दूर तक फैली हुई हड़प्पा सभ्यता का सही कालानुक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। तथापि विद्वानों ने स्तरीकरण, विदेशों से संपर्क,
कार्बन डेटिंग, डेंट्रोलॉजी, डेंट्रोलॉजी होता है वृक्ष वलय का विज्ञान, तथा मुद्रा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता का कालानुक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निम्नवत है। ठीक है, अर्ली हड़प्पन पीरियड यानी कि आरंभिक हड़प्पा काल, यह जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। पूर्ण विकसित हड़प्पा युग मतलब फुल्ली डेवलप्ड हड़प्पन पीरियड जो है हमारा 2600 से 1750 ईस्वी तक। फिर उत्तर हड़प्पा युग, लैटर हड़प्पन पीरियड 1750 ईस्वी पूर्व से 1350 ईस्वी पूर्व तक। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ? ओरिजिन हम लोगों ने पढ़ा। हड़प्पा का क्या है, इसमें ओरिजिन में तो बहुत सारे मतलब कि विद्वानों को पढ़ा है। व्हीलर का पढ़ा हमने। फिर कुछ कुछ विद्वानों जो वैदिक आर्य सभ्यता को निर्माता मानते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में पढ़ा। फिर स्टुअर्ट पिकेट और अल्विन के बारे में पढ़ा। ये 4 तो हमने पढ़े। उसके बाद हमने पुरावशेषों का पढ़ा। ये मतलब कि साइट वाइज जो कहाँ से क्या क्या मिला है उसके बारे में है। फिर इसका एक्सटेंट पढ़ा हमने, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उनका इसका पीरियड क्या है। आगे की क्लास में हम लोग ऑथरशिप से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कौन से विज्ञान क्या क्या बोलते हैं इसके ऊपर, उसके बारे में। चलिए तो आगे मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू। आगे की क्लास भी मिलती रहे आपको इसी तरह, और ये बुक हमारा कंप्लीट हो जाए जेपीएससी मेंस के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी सजेशंस होंगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।